सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसलसल अपोजिशन जमातें इस वक्त इकट्ठी भी हो रही हैं, एग्रेसिव भी हो रही हैं और ईद के बाद इंदिए भी दिए जा रहे हैं कि एहतजाज होगा, तहरीक होगी, मार्च होगा। मुसलसल ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो या पाकिस्तान मुस्लिम नून के अकाबरीन करते रहे हैं, लेकिन क्या मिलकर ऐसा कुछ होगा या नहीं, ये तो अब ईद के बाद और ख़ास तौर पर जो APC है मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में जो APC होनी है उसमें फ़ैसला होगा। लेकिन कुछ ही देर कबल, चंद मिनट पहले बहावलपुर में मरियम नवाज़ साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर भी हैं, वो वहाँ पर पहुँची हैं, ताज़ियत के लिए गई थी, लेकिन जो गुफ्तगू उनकी हो रही थी मीडिया के नुमाइंदगान से अपने वर्कर्स के साथ, वो हो रही थी तमाम तर सियासी मामलात के हवाले से और मौजूदा दौर में जो मुआशी हालत है पाकिस्तान की उसके हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक सानिया ये भी हो गया है कि नालायकों की हुकूमत आ गई है। 22 करोड़ आवाम इस वक्त परेशान हैं और हर रोज़ हम सुनते हैं कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी गैस महंगी हो रही है, चीनी तक महंगी कर दी गई है कि लोगों के लिए अब ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। अब अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या कर सकती है, ये सवाल बहरहाल अहम है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनकी सियासत का अपना एक चलन है, अपना एक तरीक़ाकार है, क्या उनके साथ मिलकर किसी एहतजाज के हिस्सा होंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपने वर्कर्स को कि वो तैयारी रखें, ईद के बाद एक बड़ा मार्च होगा इस्लामाबाद में। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून ऐसे किसी ग्रुप में शामिल होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि APC होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नज़रियाती तौर पर तो मुख्तलिफ जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से और पाकिस्तान मुस्लिम नून से, लेकिन उनका इत्तेहाद बहरहाल इस सूरत में ज़रूर हो रहा है कि इस हुकूमत जिसे वो सेलेक्टेड हुकूमत कहते हैं उसके ख़िलाफ़ इकट्ठा हुआ जाए। तरीक़ाकार क्या होगा ये बहरहाल तय होना बाकी है, लेकिन पार्लिमान के अंदर दोनों का एक अलग अलग तरीक़ाकार एहतजाज का मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीरों का तरीक़ाकार और उनका एहतजाज मुख्तलिफ होता है। मुस्लिम नून के रहनुमा वो एक मुख्तलिफ अंदाज में पार्लिमान के अंदर एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं या नहीं होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो एक बड़े सूबे यानी कि पंजाब में है और दूसरी जानिब वफाक में मरकज़ी हुकूमत, क्या उसके लिए किसी भी किस्म का कोई ख़तरा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत गिराना उनका मकसद नहीं है, हुकूमत को राह रास्त पर लाना उनका मकसद है। तो इस सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी साहब, सीनियर एंकर पर्सन लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, और सीमा अनवार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा अनवार साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू अभी उन्होंने की, ख़ासी तनकीद भी आप पर कर रहे हैं कि नाअहलों और नालायकों की हुकूमत है और 22 करोड़ आवाम इस पर परेशान है, लेकिन ये तनकीद आप पर पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। लेकिन जो इत्तेहाद हो रहा है या APC के बाद कोई तरीक़ाकार भी तय हो सकता है, उससे तो खाइफ आपकी हुकूमत अब हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक अफ्तारी है जो हुकूमत पर अब भारी हो रही है। मेरे ख्याल है ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना हम पे कोई इफ्तारी भारी हो रही है, ना हम कोई घबरा रहे हैं। बिकॉज देखिए, कोई भी तहरीक चलाने के लिए आपको जज्बे की ज़रूरत होती है, आपको किसी मकसद के लिए कोई तहरीक जब चलती है तो वही कामयाब होती है। ना इनके पास स्ट्रीट पावर है, जो कुछ ये कर चुके हैं, पहले ये दो जमातें एक दूसरे का पेट फाड़ रही थी, अब किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब्बा बचाओ मुहिम, वो किसको पता नहीं है। लिहाजा इनका जो मकसद है, देखिए मकसद जब आपका अच्छा होगा, जब मकसद पॉजिटिव होगा, तो मेरा ख्याल है अगर ये किसी पाकिस्तान की पॉजिटिव मकसद के लिए इकट्ठे होती तो मेरा ख्याल है आज शायद पूरा पाकिस्तान इनके वो मकसद तो अपना बता रहे हैं ना, क्या गरीब आवाम के लिए मुश्किलात हो रही हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कह रहे हैं मईशत के बुरी हालत कर दी है, डॉलर कहाँ पे, वो कहते हैं गरीब आवाम के लिए मुश्किल है। बात तो दुख अगर आप डॉलर की बात करते हैं तो मुझे बताएं कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो 50% डॉलर बढ़ा था
और जब PMLN का दौर आया तो 27% बढ़ा था, और जब PTI का दौर पड़ा है फिलहाल तो सिर्फ 5% बढ़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना हंगामा डालने की ज़रूरत है। दूसरा, जो महंगाई हुई किसको मालूम नहीं है वो किसकी वजह से हुई। अगर यही पैसा जो इन्होंने खाया पिया वही वापस कर दें तो मेरा ख्याल है महंगाई तो शायद कहीं डाउन हो जाए, IMF की तरफ जाना भी ना पड़े, उल्टा IMF के तमाम कर्जे हम भी वापस कर दें। तो जो इन्होंने जायदादें बनाई, असल में हमारा हुकूमत का जो फेलियर है, मैं आपको बताऊं वो कहाँ पर है, वो ये है कि इनके अपॉइंट किए हुए लोग हम अभी तक नहीं निकाल पाए या नहीं निकाल रहे। मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इनके तमाम ब्यूरोक्रेट्स समेत अगर तमाम इनके अपॉइंट किए हुए बंदे हर इदारे से निकाल दें तो मेरा ख्याल है कि सब कचरा पाकिस्तान से साफ हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। आगे अभी भी आपने देखा कि बहुत सारे सफ़ीर भी मुतय्यन किए गए हैं, गवर्नर स्टेट को भी चेंज किया है स्टेट बैंक के, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस गंद को हम साफ करें। जो इनकी वजह से महंगाई हुई है वो ये नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे कि हमें किस तरह पाकिस्तान कौम को इन्होंने ख़राब किया है, किस तरह जलील और रुस्वा किया है पूरी दुनिया में, सिर्फ इसके खाने पीने की वजह से। इनके पास कोई जज्बा नहीं कि ये तहरीक को कामयाब कर सकें। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर ये तहरीकें कामयाब होती तो GT रोड का जलसा भूल गए जब अभी वाकया ताज़ा हुआ था, और पीपल्स पार्टी का वो ट्रेन मार्च जिसमें इन्होंने 400 रुपये शायद फी वर्कर देना था वो भी नहीं दे पाए, तो मुझे बताएं वो कौम भूल गई है। तो ये इन जज्बों से कोई तहरीकें नहीं चला करती, तहरीकें वो चलती हैं जब PTI ने धरना दिया था। मुझे आज भी याद है कि हमने उस वक्त उस टाइम पर यकीन कीजिए कि एक बड़ी कुर्बानी ईद की वहाँ पर आई थी, और हम अपने तमाम जानवर भी डी ग्राउंड में लेकर गए थे और वहाँ हमने कुर्बान किए थे। वो जज्बा होता है जब बच्चों समेत शाम को पूरा इस्लामाबाद वहाँ हुआ करता था, तो हमारे पास एक मकसद था जब हम कामयाब हुए थे। इनका ना मकसद है ना इनके पास जज्बा है। चलें अब देख रहे हैं कि APC में क्या फैसला बहरहाल होता है, तो वो उस फैसले के बाद क्या चीज़ होती है। उसामा गाजी साहब, एक बार ये बात हो रही है, अब करीब 9 महीने तकरीबन हो चुके इस हुकूमत को। वो बार जब सवाल होता है, जब वो बात होती है तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा हालत में मिला है, हमें ये चीज़ हुई है। इमरान खान साहब की मुझे वो तकरीरें, बल्कि वो खुद उस गुफ्तगू के दौरान भी थे जब उन्होंने बात की कि ये मेरे वज़ीर ख़जाना है, हमारी ये तैयारी है, हमारे पास पूरी टीम है। वो पूरी टीम आई, वो पूरी टीम फ्लॉप हो गई, टीम तब्दील हो गई, नई टीम आ गई। तो अब भी क्या 9 महीने कोरोना रोया जाएगा कि अभी पिछलों के मामलात हैं वो हम भुगत रहे हैं? ये इस हुकूमत को अपना भी कुछ पेश करना है कि हमने ये कर दिया है। देखिए, सीमा ने बड़े अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ, तहरीक इंसाफ का दिफा कर लिया। अब थोड़ा मैं भी कुछ हकीकत बयान कर दूँ। बात यह है, आप 9 माह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगले 5 साल भी अगर ये हुकूमत रही तो ये यही करेगी। ये यही कहेंगे कि बड़ा जुल्म हो गया, इसहाक डार ने, मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। ये वो कहानियाँ सुनाते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। वो जो सब कुछ हुआ आज भी सब लिख रहे हैं कि सब ड्रामेबाजी थी, किस तरह से इन्होंने डॉलर को कंट्रोल रखा, किस तरह एक बलून बनाया, तकरीबन 40 अरब डॉलर तक खसारा पहुंचा दिया। वो सब कुछ जो ये करते रहे वो सब तबाही थी। मगर इन्होंने क्या किया, आप ये देख लें मुदस्सिर, जो आप बात कर रहे हैं, आते ही कोई काम किया अभी तक मुझे कोई एक बता दें। आज जो खबरें इतनी हौलनाक, इतनी खौफनाक हैं, मैं डर गया हूँ। आप देखिए कि इस वक्त आज की खबर सुन लें कि हमारे रेवेन्यू यानी आमदनी हमारी वहीं की वहीं खड़ी है, हमारी एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं खड़ी है, इंपोर्ट्स यकीनन हमने कम कर ली। लेकिन हाल ये है, मिसाल ये है कि अगर एक शख्स, एक मुल्क की अगर मिसाल है घर की ले लें, 10,000 हम अगर कमा रहे हैं ना मुदस्सिर, तो हमारा खर्चा 20,000 हो चुका है। और अब यानी जो काम हम कर रहे थे डेवलपमेंट के, 1,000 अरब रुपए पे वो खर्चा पहुंच चुका है। वो अलग से बढ़ गए डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से। आमदनी हमारी सुकड़ गई मजीद, और खर्चे हमारे बढ़ गए, कर्जे हमारे मजीद बढ़ गए। और यहाँ पर प्लान क्या है? प्लान यह है कि असद उमर को हटा दिया, अब्दुल अजीज शेख साहब को ले आए हैं। किस तरह करेंगे आप? इन्होंने अब तक कोई एक काम मुझे बता दें मुदस्सिर किया हो कि इस मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए कोई एक काम क्या किया? बड़े अच्छे ऐलानात किए जनाब नौजवानों के लिए। अभी हाल ही में जनाब कर्जों की स्कीम ला रहे हैं हम, जी सुनामी ट्री लेकर आ रहे हैं जनाब, हम घर लेकर आ रहे हैं। वो घर कहाँ से बनेंगे, कैसे बन जाएंगे, किस तरह मिल जाएंगे? यहाँ तो पेट में रोटी नहीं खाने के लिए इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से पेट नहीं भरना लोगों का। आपने आते ही क्या किया है? कोई एक काम किया? जो इदारे खसारे में थे आज उनका खसारा बढ़ चुका है, उनके लिए क्या किया? आप IMF के पास जाना है नहीं जाना, इसका डिसीजन आपको पहले नहीं समझ होनी चाहिए थी। 9 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर तकरीबन दोस्त ममालिक से लेके हम खा के हड़प कर चुके, डिकार मार लिया, कहीं कुछ नहीं हमें नजर आ रहा। वो हमारे आप देख लें ज़र मामला के ज़खायर वहीं के वहीं हैं, हमें गरीब को देने के लिए कोई नहीं है। सब्सिडी देने के लिए हमारे पता नहीं किस तरह देंगे, क्या करेंगे, ये किस तरह से यहाँ से निकलेंगे, इससे कोई हल नजर नहीं आ रहा। जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो इदारे करने चाहिए थे, आते ही कुछ करना चाहिए था। देखिए इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जी पहले 90 दिन होते हैं,
वो एक हनीमून पीरियड होता है 2-3 महीने का, जो फैसले सख्त करने हो तब कर लेंगे। ये 9 महीने गुजर गए, आज भी कह रहे हैं जी सख्त फैसले हम करेंगे, वो सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये खौफनाक हो जाएगा अगर अपोजिशन इकट्ठी होकर और वाकई जनरली उनकी नीयतें ठीक हो गई और वो वाकई गरीब के लिए सड़कों पर निकल आए, जो कि मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो हुकूमत ये वाली अपोजिशन तो नहीं हुकूमत गिरा सकती, क्योंकि ये गरीब के लिए इनकी नीयत ही नहीं है निकलने की, वरना तो ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए अगर वाकई ये अपोजिशन की नीयत ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये अहम बात है उसामा जो आप बात कर रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कंक्रीट, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर नजर आए कि इससे मईशत की बेहतरी के लिए मामलात हो रहे हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत खौफनाक हैं। मैं सीमा अनवार साहब कराची पे मौजूद हूँ, ये एक माशी हब है। यहाँ पर एक छोटा दुकानदार, एक छोटा ताजिर, बड़ा एक्सपोर्टर, स्टॉक ब्रोकर, वो परेशान बैठे हुए हैं कि ये हालत इस तरह से वो कहते हैं माजी में कभी नहीं हुई है। जिन हुकूमतों पर इल्ज़ाम रहे कि वो हुकूमतें करप्ट थी, वो परसेंटेज पर चलती थी, वो तमाम हुकूमतों में ये हालत मार्केट की नहीं होती थी जो इस वक्त हो गई है। ये हुकूमत जिसके बारे में कहा गया इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं, उनका विजन होगा, बेहतर होगा, कहते हैं उस हुकूमत में आके हमारा ये हाल हो गया है। और हम ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची में सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया और सबसे ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त यहाँ के छोटे ताजिर से लेकर एक बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर तक वो हो रही है। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर हो रही है, वो कहाँ नज़र कहाँ आ रही है, वो फूट कहाँ रही है कि चले मान लेते हैं कि उसके अगले आने वाले दिनों में वो कोई एक पौधा बन जाएगा, कोई दरख्त बन जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को, नो डाउट महंगाई हुई है, मगर फिर वही बात कि किसकी वजह से हुई है। आईएमएफ की तरफ अगर हम गए हैं तो किस लिए गए हैं? हमने अगर पिछले अभी तो आईएमएफ के मैडम, अभी तो आईएमएफ के कहने पर चीजें बढ़नी हैं। अभी तो आप पहले बिजली की कीमत बढ़ा चुके, गैस की कीमत बढ़ा चुके, तो पहले बढ़ा चुके हैं। अभी तो 12 जून बजट का बहुत खौफ आ रहा है हमें तो। बिल्कुल मैं अर्ज कर रही हूँ कि हमारी ये तमाम मजबूरी थी कि ये मशरूत था आईएमएफ के कर्जे की वजह से, कि जिसकी वजह से हमारी मजबूरी है ये। मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान का इदारा गिरवी रखा हुआ है, आपने एयरपोर्ट गिरवी रखा हुआ है, कायदे आज़म आपने मोटरवे गिरवी रखी हुई है। अगर हम ये नहीं इदारे को छुड़वाते तो हम डिफ़ाल्टर करार दे देते हैं। हमारी ये मजबूरी है कि हम आईएमएफ की तरफ गए, हमारी पहली कोशिश यही थी कि हम उसकी तरफ ना जाएं। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं कि जब कोई भी हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाती है तो ये उसका बड़ा एक आसान सा टैक्ट होता है कि वो सब्सिडी देकर पब्लिक को और वो मजीद कर्जे उठा लेती है। सेम वही कुछ पीएमएलएन ने किया कि वो पब्लिक को तो सब्सिडी दी है जिसकी वजह से वो खुश भी हो गई, हमें रोटी भी सस्ती मिल गई, हमें फलां चीज़ सस्ती मिल गई, मगर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? वही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। तो हमारी ये मजबूरी है, हम मानते हैं कि महंगाई है, ये थोड़ा सा दौर है मुश्किल, नो डाउट, मगर आप यकीन कीजिए, ये मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि पाकिस्तान का पैसा या आईएमएफ का पैसा सिर्फ पाकिस्तान पर ही खर्च होगा। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा कोई भी वजीर, हमारा कोई भी इमरान खान हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे कोई भी मेंबर हो, आप यकीन कीजिए कि कोई लंदन में या दुबई में प्रॉपर्टी नहीं बना सकेगा। अभी भी आप देखिए कि तमाम इदारे मजबूत हैं, इदारों खुद मुख्तार हैं और वो ये खुद फैसले कर रहे हैं कि किसको दबोचना है और किसको छोड़ना है। हमने किसी इदारे पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखा। आप ये तमाम बातें तो देख रहे हैं, मगर आप देखिए कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान कितना अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट कि थोड़ा सा ये जो दौर आप देख रहे हैं मुश्किल है, मगर इसमें भी आप देखें कि हमने शेल्टर होम बना छोड़े हैं, हमने इस वक्त जो है वो गरीब घरों का घर भी बना रहे हैं, एक सस्ती रोटी के लिए भी हम एक प्लान कर रहे हैं। पिछली दौर हुकूमत का क्या मुश्किल थी कि सब्सिडी देती थी और उन्हीं डिपार्टमेंट में फिर करप्शन भी की जाती थी, सब्सिडी के नाम पर भी करप्शन होती थी। तो ये एक जो सिस्टम था उसको तोड़ने के लिए बहुत सीमा साहब, वो तो ये भी तनकीद हो रही होती है कि उनके जो मंसूबे थे वो करप्शन के बावजूद उनके मंसूबे जो हैं वो वक्त पर भी मुकम्मल हो गए और कम खर्च पर भी मुकम्मल हो गए। वो तो आपके एक बड़े मंसूबे का हवाला देते हैं, बीआरटी, ना वो वक्त पर मुकम्मल हो रहा है, ना ही वो उस खर्च पर मुकम्मल हो रहा है जिसका आप दावा कर रहे थे। बहरहाल वो तो आपके मंसूबों में एक मंसूबा दिखा देते कि ये नहीं मुकम्मल है तो बाकी क्या करें। पिछले मंसूबों को तो मैंने आपको अर्ज किया कि हम ऑडिट कर रहे हैं, इसलिए उन मंसूबों को तो मुकम्मल नहीं किया गया कि उसमें हमें पता चल सके कि पहले कितना पैसा खाया गया है, कितना आना था, कितना जाना था, किस किस के मेंबर के पास क्या पैसा गया है। तो वो ऑडिट की वजह से उन मंसूबों को थोड़ी देर के लिए हमें शट डाउन करना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी, मगर अब वो ऑडिट हो चुके हैं और हर यकीन कीजिए कि हर डिपार्टमेंट में
अरबों खरबों की करप्शन है। लिहाजा उसको थोड़ा सा हमें संभालने के लिए मौका चाहिए। हमें 5 साल इस जो है वो अवाम ने दिए हैं, आप 5 साल हमें मुकम्मल दीजिए और 5 साल के बाद आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आपने क्या किया, इन 5 साल का आउटपुट क्या है, फिर मैं आप चलें। अब आप पहले 100 दिन थे, फिर 1 साल था, फिर 3 साल है, 5 साल। चलें 5 साल के लिए हम तो बात कर रहे हैं, कौम ने आपको मुंतखब किया है 5 साल, लेकिन वो 5 साल की डायरेक्शन होती है कि 1 साल में वो नजर आए कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी जिस तरह उसामा कह रहे हैं कि हम तो वो देख रहे हैं कि जो इस वक्त एक आम आदमी, एक आम ताजिर मायशी तौर पर जो इस वक्त जकड़ा हुआ है, उसके लिए मुश्किलात हैं। अच्छा उसामा, इदारों के हवाले से बात कर रही थी सीमा अनवर के इदारों में अभी चंद दिन पहले ये खबर आई कि इसहाक डार साहब के बहुत सारे ऐसे लोग थे वजारत ख़जाना में जो उनको पहले रिपोर्ट्स दे देते थे। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से शरीफ ख़ानदान या पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के साथ अटैच है पिछले 30 साल से, ये सबको मालूम है। जहाँ लाहौर में आप बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेसी का हब है, वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें वो रही हैं माजी में भी और अब भी कहीं ना कहीं हो रही होती हैं। लेकिन जो इदारों के हवाले से है, इदारों की स्ट्रेटजी तो अभी भी नहीं बना पाए हैं। रेलवे है, उसके बारे में बताया गया जी ट्रेनें स्टार्ट होगी, ये वो अब पता चला वो भी खसारे में मामला चले गए। इदारों के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी अभी तक प्लान नहीं कर पाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। तो फिर अब अगले आने वाले वक्त में क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? सिर्फ वही मंसूबे जो अवामी फलाह के होंगे जी, कर्ज दे दिया जाए, घर बना दिया जाए, सस्ती रोटी हो जाए, ये वाले काम फिर इस हुकूमत को भी करना पड़ेंगे जिसे पॉपुलर फैसले कहा जाता है? मुझे लगता है कि ये हुकूमत मुश्किल फ़ैसले यकीनन कर रही है, ले रही है, क्योंकि बस और कोई चॉइस नहीं है। मज़ीद अब इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन यूँ समझ लें मुदस्सिर के जिस तरह इमरान खान साहब कैंसर की बड़ी मिसाल देते हैं, ये आखिरी स्टेज का जिस तरह कैंसर हो गया मईशत को, तो अब पैसे भी नहीं है उसके इलाज के लिए। ये इमरान खान साहब के पास ये हाल हो चुका है इस वक्त, और इतनी बुरी हालत है कि ये शेल्टर होम्स की अगर बात करते हैं तो 10 करोड़ लोगों को क्या शेल्टर होम्स में ये ले जाएंगे? जिन लोगों के पास खाना नहीं है, रोटी महंगी होती चली जा रही है, मुलाजमत है नहीं, बेरोज़गारी है, उन सबको शेल्टर होम्स में किस तरह बसा लेंगे? इस वक्त शेल्टर होम्स में कितने लोग होंगे? 5000, 500, मतलब बहुत ज़्यादा। 5 यहाँ तो 10 करोड़ लोगों का मसला है। किस किस के लिए शेल्टर होम बनाएंगे? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। शेल्टर होम्स बना देना अच्छी बात है, आप ज़रूर बनाएं। हत्ता कि आप देख लिए कि शौक खानम जिस तरह बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत। लेकिन इमरान खान साहब यही कह के तो आए थे कि जनाब मैं जितना मर्जी सोशल वर्क कर लूँ, जब तक रियासत के इदारे साथ नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। रियासत के इदारे तो मर गए हैं, तबाह हो चुके हैं, उनमें कुछ नहीं बचा। ये अभी बच्ची फरिश्ता के साथ जिस तरह हुआ, और आपको पता है पुलिस ने वो रजिस्टर करने से इनकार कर दिया केस। ये होते हैं इदारे, तबाह हाल है, बर्बाद है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम वाकई ये समझते थे कि इमरान खान साहब आएंगे और 200 अरब डॉलर बाहर से पाकिस्तान आ जाएंगे, खुद ब खुद वो उड़ेंगे, वहां से शुरू होंगे। लोग कहेंगे इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया, लो जनाब हम सारी अपनी दौलत लेकर आ रहे हैं। एक धेला नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। ये करप्शन के सारे हम लोग पकड़ लेंगे और उनसे पैसे आ जाएंगे, पता नहीं 10-15 अरब डॉलर जरदारी साहब से, कोई 10-15 अरब डॉलर नवाज शरीफ फैमिली से आ जाएंगे और मजे हो जाएंगे। भाई उनके तो मजे हो रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, वो तो उनको तो पहली दौलत बाहर से आती है। सारे पैसे वहां से आते थे नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ मरियम को देते थे, मरियम से फिर वो जमीन आती थी, फिर वापस आ जाते थे। वो तो जब डॉलर महंगा हो रहा है, वो तो वहां से $1 भेजेंगे, यहाँ $250 का हो रहा है, तो ये तो बड़े पैसा उनके पास, अरबों डॉलर वहां पर है, तो वो अमीर होते चले जा रहे हैं। उनको क्या परवाह? ये जो बैठकर वो शोर मचा रहे हैं गरीब करीब है, उनको गरीब से क्या लेना देना। मगर मसला यह है कि इस हुकूमत से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया, कोई प्राइवेटाइजेशन का मुझे पता है। मुश्किल फैसले ये हैं कि आपने जो इदारे खसारे में 500 अरब रुपए का खसारा कर रहे हैं सालाना, उनको आपने प्राइवेटाइज करना है। आप कर सकें, आपने किया है। अच्छा जी, करप्शन हम पकड़ेंगे, कहाँ से आपने कंट्रोल की? जनाब हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हम आएंगे और रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, 5000 अरब रुपया ये कौन देगी? कहाँ से देना है? वो तो कम हो गया जनाब, वो तो पीछे चला गया रेवेन्यू, इस चक्कर में कि हम छोड़ेंगे नहीं, यूं कर देंगे। भाई जिसने करना हो करके दिखाएं। आपने नादरा का, FBR का, SCCP का, कस्टम्स का, इनकम टैक्स का कोई आपने मैकेनिज्म बनाया इकट्ठा हो कि टैक्स चोरों को पकड़ा जा सके? नहीं। नारे जितने मर्जी सुन ले, दावे जितने मर्जी सुन ले, कहानियां जितनी मर्जी सुन ले, तकरीरें बहुत अच्छी इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम, सिर्फ इनसे अगर मामला हल हो जाया करते तो आज पाकिस्तान वाकई जन्नत बन चुका होता। यहाँ जनाब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह हर बच्चे का, खुराक का, तालीम का, एक एक चीज़ का, बूढ़े का, जो बेरोजगार है उसका, फिर पाकिस्तान दे रहा होता, उनके लिए खर्चा और पैसा सारा कुछ दे रहा होता है। 9 महीने में बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन माजरत के साथ कि सिर्फ अभी इंटेंशंस हैं, नीयतें हैं, आप बड़े इदारों की बात कर रहे हैं, आप बड़े इदारों की बात कर रहे हैं। छोटा इदारा पंजाब में मैं सीमा साहब का भी ताल्लुक वहीं से, उसी असम्बली से, आप वहाँ रहते हैं लाहौर में, ज़्यादा चीज़ों को करीब से देखते हैं।
पंजाब के अंदर उन्होंने कहा जी हम सबसे पहले पुलिस जो है वो निज़ाम है। मुझे पुलिस की एक कोई इस्लाह दिखा दीजिए, कोई इस्लाह हो, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बनी हो, कोई मैकेनिज़्म बना हो। आपके लाहौर जैसे बड़े शहर में डॉल्फिन वहाँ पर निहत्ते लोगों को मार देते हैं। ये इस्लामाबाद का वाक़या हो गया, यहाँ पर ये मामलात हो गए, साहिवाल के बच्चों के मामलात हल तक नहीं हुए, वो चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पाई हैं जिसके लिए बात की गई है। तो ये तो छोटे जहाँ पर मामलात हो सकते थे वो बार बार बात की जाती, KPK की पुलिस को कर दिया है। तो पंजाब की पुलिस मुश्किल है, या वहाँ के वज़ीर आला शायद इस काबिल नहीं हो पाए हैं, या इमरान खान साहब की बात ब्यूरोक्रेसी या पुलिस के अफसरान नहीं मानते, तो वहाँ तो वो भी हालत है। मैं आपको मुदस्सिर छोटी सी बात करना चाह रही हूँ। अभी एक तो उसामा का मैं जवाब देना चाहूँगी। उसामा का एक वो सवाल जो शायद ये पूरी कौम करती है, ये सिर्फ उसामा का नहीं है, पूरी कौम ये बात करती है कि इनको हैंग क्यों नहीं किया जाता। अगर इनकी करप्शन थी तो उसको पकड़ा जाए, पैसा रिकवर कराया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हर कौम का बंदा ये बात करता है। मगर यहाँ मुश्किल ये है कि देखें, हमारा काम था पॉइंट आउट करना, अदालत का काम है इनको हैंग करना या इनका फैसला करना। ये हम नहीं कर सकते, हम अदालत के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये अदालत आगे फैसला करेगी कि अब इनके साथ क्या करना चाहिए। अब ये नैब का काम है कि वो इन लोगों को पकड़े जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उनको खुद मुख्तार किया है, हमने उस पर सियासी इन्फ्लुएंस कम कर दिया। सेम वही बात आ जाती है पुलिस की, जैसे अभी आपने बात की है कि पुलिस का डिपार्टमेंट एक वाकई बिगड़ा तरीन डिपार्टमेंट है, मैं समझती हूँ हमारी तमाम इंस्टीट्यूट से ज़्यादा। अब इसका हल ये क्या है कि पहले तमाम पुलिस वाले जो भी थे वो ये MNA MPS की सिफारिशों पे भर्ती होते थे, अभी तक वही चल रहे हैं। मैंने अभी पिछले स्टांस में क्या बताया आपको कि हमारी नालायकी कह लें, हमारी कमजोरी कह लें कि हमने अभी तक इन लोगों को अपने डिपार्टमेंट से नहीं निकाला। असूलन इस तमाम कचरे को साफ करना चाहिए। ये जितने भी APC आपकी जिम्मेदारी है ना, ये करना जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबे में है चाहे वफाक में है। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत के ख़िलाफ़ तमाम तर सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो मुखालिफत कर रही हैं हर मामले के ऊपर। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब के 2 दिन पहले के जो उनकी गुफ्तगू थी उस पर बहुत ज़्यादा अब तनकीद की जा रही है, चाहे वो मुस्लिम नून हो या चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो। उसामा गाजी साहब, चेयरमैन नैब की वो गुफ्तगू, और उसे कहा जा रहा है कि वो सियासी बातें कर रहे हैं, वो सियासतदान बन रहे हैं, और बड़ी तनकीद कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने और परसों हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उन पर की है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे चेयरमैन नैब का रवैया था, या ये दोनों जमातें एग्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा दे रही हैं उनकी गुफ्तगू पर? मुझे तो लगता है कि इफ्तार पार्टी में एक डिसीजन तो एक तरह से हो गया है कि अब पहला टारगेट जो है वो चेयरमैन नैब है, और बारी बारी करके एक एक को निशाना बनाओ। जिस तरह ये हुकूमत है उसको तो निशाना बनाना ही है। अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, हुकूमत को, इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाओ, और उससे पहले चेयरमैन नैब की बारी लिया, क्योंकि असल अब केसेस वो चला रहे हैं। और चेयरमैन नैब का ये इंटरव्यू कह लें, या मुझे लगता है हो सकता है कि गैर रस्मी गुफ्तगू हो, और फिर जावेद चौधरी साहब ने उसको कॉलम की शक्ल देकर वो छाप दिया, तो ये बातें शायद हुई हों, थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन चेयरमैन नैब शायद मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, इतना ज़्यादा दबाव उनका आ गया। हुकूमत कहती है आप कुछ कर नहीं रहे, मीडिया भी उनके खिलाफ बोलता है हर तरफ से, और अपोजिशन भी उनके खिलाफ होती है कि जनाब ये क्या, ये जाली केस है। तो उस चक्कर में उन्होंने, एक होता है कि इंसान बेबस होकर तकलीफ में, इतनी धमकियां, सब कुछ धौंस, वो उन्होंने कह डाला कि जनाब मुझे पैसों की भी ऑफर हुई, मुझे ये भी कह दिया गया कि आप ये रिटायरमेंट ले लें चेयरमैन नैब के ओहदे से, तो आपको सेनेटरशिप भी दे देंगे, आपको सदर पाकिस्तान भी लगाया जा सकता है, आपको किसी मुल्क में भेज देंगे, फिर धमकियां भी। तो एक क्लासिकल केस नजर आ रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोला गया था कि हम तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। और फिर ये तलाल चौधरी साहब जो आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में उन्होंने इतनी बेहुदा गुफ्तगू की, और उसके बाद एक अजीबो गरीब वो माजरत, वो ढोंस, वो मैं समझता हूँ बड़ा वो माजरत भी बेहुदा थी।
और वो उन्होंने क्या कहा कि ये पीसीओ के जजेस हैं, ये बुत हैं पीसीओ के, इनको निकाल बाहर करो, मियां नवाज शरीफ इनको बाहर फेंक दो। वो जिस तरह उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, तो वही मेंटालिटी नजर आ रही है कि जरदारी साहब ने कहा कि इनकी जुर्रत नहीं है, चेयरमैन नैब कौन होता है, नैब कौन होता है, इसकी जुर्रत नहीं हो सकती कोई मुझे बुलाए। तो वो मेंटालिटी नजर आ रही है कि हुक्मरान हम हैं। सिंध में भी आप देखें शो कॉज भेजना पड़ता है जेलर को भी और वहां के लोगों को कि जनाब आप इनको प्रोसिक्यूट सही तरह क्यों नहीं कर रहे, यहाँ आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो जरदारी साहब सही कह रहे हैं कि मैं इनको थका दूंगा क्योंकि सिंध हुकूमत उनके पास है। तो ये सब जो फ्रस्ट्रेशन है कि केसेस चल नहीं रहे, धमकियां मिल रही हैं, ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, ये हुआ है चेयरमैन नैब के साथ। और वो ये इसमें एक तरह सैंडविच होकर रह गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। टीम उनकी नालायक है, खुद कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो हजारों वाले लोग हैं और यहाँ करोड़ों की फीसें दी जाती हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस है, मीडिया उनके साथ है, आके बयान देते हैं कि जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, कुछ साबित नहीं हुआ, जजमेंट्स अजीब सी आती हैं। तो ये सब चीजें हैं कि जिनकी वजह से चेयरमैन नैब जो है वो इस मुश्किल में फंस गए हैं और अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है और वो प्रोपेगेंडा कर रही है, ढोल बजा रही है उनके खिलाफ और बस वो इसी तरह से केस लड़ रहे हैं अपना। सही। अच्छा, जिस तरह से उसामा बात कर रहे हैं सीमा साहिबा कि वो एक बड़ा प्रेशर बहरहाल क्रिएट हो जाता है आपके इदारे के हवाले से, क्योंकि आप इदारे के सरबराह हैं, के लोगों के हवाले से, केसेस के हवाले से अपोजिशन बार बार तनकीद बहुत कर रही है और खुलकर वो तनकीद भी कर रही है। तो हुकूमत की जानिब से भी ऐसे कोई प्रेशर है कि इन चीज़ों को जल्द अज जल्द निपटाया जाए? आप लोग भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो नैब को कह रहे हैं कि केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी बाइंड अप किया जाए? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि नैब का इदारा हो या हमारी जुडिशरी हो, फैसले बहुत डिले किए जाते हैं और वो डिले करते 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 कई साल गुजर जाते हैं जब से केस खुद से कुछ शक्ल अख्तियार कर जाता है। नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा नैब को वो फैसले जिस तरह बहादुरी से करने चाहिए थे उस तरह से वो बोल्ड स्टेप नहीं ले सका। मगर आपने देखा कि अभी भी इजाज़त दे दी गई है कि नैब जो है वो जेल में नवाज शरीफ से भी पूछ कर सकता है, पहले तो इसकी इजाज़त भी नहीं थी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और अभी जिस तरह जरदारी साहब का बयान भी उसामा भी बता रहे थे कि नैब की क्या ज़रूरत होती है कि वो मुझसे पूछ करे और नैब को हम थका देंगे, उनका फिक्रा था। तो ये किस तरह के बयानात हैं कि आप एक कौमी इदारा है, एक कौमी इदारा जो आपसे पूछ कर सकता है, उसको इतनी इजाज़त नहीं है कि आपसे वो आपके मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछ सके या आपके असासों के बारे में पूछ सके। अगर उसको इतनी इजाज़त नहीं है तो फिर किस तरह की हुक्मरानी है और किस तरह का ये पाकिस्तान के लाज हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत है और हमने तो मुकम्मल तौर पर नैब को खुद मुख्तार किया है। और आपकी बात दुरुस्त है, चेयरमैन नैब पर यकीनन इस वक्त प्रेशर होगा, मगर हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हमने टोटली जो है वो इदारों को खुद मुख्तार किया हुआ है, वो इनकी मर्जी के वो जिस तरह से फैसला करें और जिस वक्त करें। हाँ, ये जरूर है कि किसी इस तरह के इदारे में आप पर तो तनकीद होती है कि गठजोड़ है चेयरमैन नैब का और वजीर आजम पाकिस्तान का, वो तो गठजोड़ है और उसी वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कहते हैं वो इधर से बात करते हैं, अगले दिन उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दाखिल हो जाता है उस शख्स के खिलाफ या उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम रेफरेंसेस और ये तमाम वाक़यात जो हो रहे हैं ये हमारे दौर के नहीं, आपको पता कि तो हम इनके नून लीग के अपने दौर के शुरू हुए हुए हैं और वही केसेस हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। हमने तो अभी तक ना कोई वहाँ बंदा अपॉइंट किया है, ना कोई वहाँ पर केस दायर किया है, ये तमाम पिछले केसेस हैं। लिहाजा यहाँ चेयरमैन नैब को भी मेरा ख्याल है बोल्ड होना पड़ेगा। इसके अलावा हम अभी कुछ और अपॉइंटमेंट्स करने लगे हैं नैब में, जहाँ हम समझते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो आप नीचे लेवल पे समझ लें या ऊपर लेवल पे समझ लें, मैं वो यहाँ भी चैनल पे नहीं बात करना चाह रही, मगर अभी वहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स होने लगी हैं, कुछ लोगों को निकाला जाएगा, कुछ लोगों को वहाँ पर मजीद डाला जाएगा। अच्छा, तो ये बार बार बात हो रही है कि आपके लोगों को नहीं पकड़ा जाता। मालूम जब केस हो, हेलीकॉप्टर केस हो, ना तो वजीर आजम साहब हो, ना वजीर दिफा हो, ना महमूद खान साहब जो KPK के वजीर आला, उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। बाकी लोगों के खिलाफ तमाम तरह कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ वो फौरी तौर पर हो जाती हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कुछ अर्सा पहले नैब ने तमाम जर्नलिस्ट को बुलाकर ये बात की थी कि जिनको हम जेल में समझते हैं कि डाला जाता है या जिनके खिलाफ इंक्वायरी बढ़ाकर इस तरह से जो है वो पीक पे लेके जाई जाती है, उनका ताल्लुक पिछली हुकूमतों से होता है। यानी कि हुकूमत के अंदर वो लोग मौजूद होते हैं, उन्होंने टैक्सेस का पैसा, आवाम का पैसा खाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो है वो इनका केस जो है वो जेल की हद तक जाता है। जो लोग अभी हुकूमत में हैं, जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे, उनके खिलाफ इंक्वायरीज तो चल रही हैं, मगर जब तक प्रूफ नहीं हो जाता उनके खिलाफ हम इस कदर पीक तक नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे एक नंबर 1 याद रखिए कि हम हुकूमत का हिस्सा पहले नहीं थे। दूसरे नंबर पे मैं कभी भी डिफेंड नहीं करूंगी कि अगर हमारा ही कोई PTI का मेंबर जो है वो किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व जेल में ना डाला जाए। हर बंदा नैब के आगे हाजिर होगा, ये खान साहब की स्पेशल हिदायत है। और अगर वो इसमें प्रूफ होता है, कोई उसके खिलाफ बदउनवानी साबित हो जाती है,
तो वो जरूर जेल में जाएगा, उसको कभी डिफेंड नहीं किया जाएगा। ये वाली बात में थोड़ा सा तजाद इसलिए भी आ गया है कि जब वजीर आला KP के परवेज खटक साहब थे तो मामला तब के हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जो हुकूमत में थे ही नहीं पहले अलीम खान साहब, वो अब इस वक्त हुकूमत में थे तो उनकी गिरफ्तारी बहरहाल हो गई थी। तो ये भी नैब का जो भी तरीकाकार है, ये चेयरमैन नैब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, DG नैब पंजाब बेहतर जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और KP के DG नैब बेहतर जानते हैं कि वो गिरफ्तारी वहाँ पर हम रिजाइन कर देते हैं, ये भी देखिए। सही, चल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो एक अमूमी है, उसामा गाजी साहब, किसी भी इदारे के बारे में इतनी ज़्यादा बात की जाए, गलत फहमी बनाई जाए या झूठ बोला जाए कि उस इदारे को मुतनाज़ बना दिया जाता है। ये हमने देखा जब मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाअहली का, तो मुस्लिम नून के और कुछ और जमातों के लोगों ने इतना ज़्यादा ये बात की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऑनरेबल के हवाले से, अदालतों के हवाले से और एहतसाब अदालत के हवाले से, कि बाकायदा तौर पर एक मुहिम साजी शुरू हो गई। अब यह मामला नैब के हवाले से किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। तो इससे एक तो इदारे कमज़ोर होंगे, दूसरा आप नहीं समझते वहाँ पर रहने वाले, काम करने वाले, उसकी प्रोसिक्यूशन करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, वो लोगों पर भी प्रेशर इस तरह का बढ़ता है? यकीनन, और मुदस्सिर यही वजह है आज जो हमारे यहाँ पर हालात हो गए हैं इस मुल्क के, यही तो वजह है कि जनाब आपने स्टेट बैंक का गवर्नर किसको लगाना है? अपने ही किसी मुलाजिम को, अपने ही किसी दोस्त को, अपने ही किसी चाहने वाले को, या जिसको आप चाहते हैं उसको लगा देना है। आपने ऐसे ही लोगों को पुलिस में लगाना है। आपने पुलिस को भी इसी तरह तबाह किया कि भाई MNA MP से पूछे बगैर कोई केस रजिस्टर नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह से जजेस का आपने देखना है कि कौन हमारा काम करेगा, कौन नहीं करेगा। FBR हर जगह ये था, और वो पूछ पूछ के फैसले करते थे, और ये रियासत इसी तरह से कमज़ोर होती चली गई, इदारे तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन नैब उतना मजबूत, उतना बड़ा इदारा नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर आला तरीन पाकिस्तान के जजेस वहाँ पर जाकर बैठते हैं, उनकी हिस्ट्री होती है, उनकी एक बड़ी तादाद होती है, बड़े वो केसेस देख रहे होते हैं। चेयरमैन नैब एक अकेला शख्स है, नैब इदारा ज़रूर है, उसके नीचे जितने हैं वो कोई इतने ताकतवर लोग नहीं होते। फिर इसकी तैनाती देखे कौन करता है कि जनाब लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन करते हैं, जो कि आप समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने एक तरह से मिलकर किया था। अब जिसको आप रखते हैं, कानून में यह होता है कि निकाला भी जा सकता है उसको, तो वो एक तरह से क्या उसकी इंडिपेंडेंस होगी? अब वो अगर दिखाने की कोशिश करता है तो आप देख लें उसके साथ ये धौंस और ये उसके साथ धमकी आमेज सलूक और मीडिया में आकर सब बातें, इसी वजह से ताकतवर को कोई हाथ नहीं डालता, इसी वजह से ये लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, इसी वजह से लोग सियासत में आते हैं और पैसा बनाते हैं कि उसके बाद हम इतनी ताकतवर शख्सियत हो जाएंगे, इतना ताकत हासिल कर लेंगे हर जगह कि हमारा रोब और दबदबा होगा, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिल्कुल, ये इमरान खान साहब का जो वादा है कि इदारों को मजबूत करने के हवाले से, वो अगर इदारे वो मजबूत होंगे तो फिर जो ख्वाब है वही पूरा हो सकता है, उससे पहले तो ऐसी कोई चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे लोगों की, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, उनकी जड़ें भी इसी तरह से साल से बड़ी मजबूत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपका, और सीमा अनवार साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में कराची की सड़क और रेलवे की हालत इज़ार जान लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि 15 दिन के अंदर ये तजावुज़ात हटाई जाएं। तो इस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, गरीबाबाद का इलाका था जहाँ पर यह ऑपरेशन किया जा रहा था, आज क्या हो रहा है? हाँ देखिए, KCR की बहाली के लिए जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ अब से कुछ देर पहले जो है वो किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो कमाल हकीम ज़िला वस्ती वो यहाँ पहुँचे थे। उनका कहना ये था कि जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ अभी किया गया, लेकिन कल से बाकायदा 8 बजे ये ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें रिहायशी जो मकानात हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं, जो कि 50 फुट की जद पर होंगे, उनको तोड़ा जाएगा, मिसमार किया जाएगा। इस वक्त अगर मेरे कैमरे में दिखा सके, इस वक्त की सूरत हाल है कि यहाँ इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जो फर्नीचर मार्केट थी उसको यहाँ से तोड़ा गया, और जो अगर झुग्गियाँ कहा जाए या छोटी छोटी जो पॉकेट्स बने हुए उनको जो है वो मिसमार किया जा रहा है, और मुकम्मल तौर पर उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। गो कि अगर ओवरऑल बात करें मजमूई तौर पर जो ऑपरेशन है वो खासा सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम बात करते हैं 8 रोज़ हो चुके हैं, और कल जो नोटिस जारी किए गए थे 42 इमारतों, ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन बहरहाल सुस्त रवि का शिकार है। कल कहा जा रहा है कि कल बाकायदा तौर पर मॉर्निंग में इसका आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।